प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल एक नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करता हूं। और यह जो वीडियो है कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यदि आप पश्चिम बंगाल बोर्ड के कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं और सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसी तरह मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाया, खास तौर पे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, पॉलिटिकल, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्टों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया। फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे स्टूडेंट ने इन वीडियो को देखा और उन्होंने अच्छा रिप्लाई किया कि सर आपने जो पढ़ाया काफ़ी हेल्पफुल रहा। और सेकेंड सेमेस्टर का भी लगातार वो मांग कर रहे हैं कि सर आप सेकेंड सेमेस्टर का भी तैयारी हमें कराइए। तो मैं आपकी तैयारी को शुरू कर दिया हूँ और तैयारी को कुछ स्पीड ही करा रहा हूँ। और मैं आपसे वादा किया हूँ कि आपको 2 वीक्स में यानी लगभग 15 दिनों में मैं आपका हिंदी का जितने भी कहानी और कविता है उसको समाप्त करके दिखाऊंगा। लेकिन आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बता दूं कि इस बार का जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको लिखने वाले सारे प्रश्न आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप सभी के लिए, आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पे देख रहा हूँ कि सिर्फ कहानी या कविता को समझा के छोड़ दिया जा रहा है और स्टूडेंट मैंने आप लोग को लगता है कि चलो यार मेरा तो हो गया, हमने समझ गया कहानी को। नहीं, इस बार आपके साथ अगर इस तरीके से आप पढ़ रहे हैं तो आपको धोखा हो सकता है, क्योंकि इस बार आपको आंसर को लिखना होगा। आपके इस बार के प्रश्न पत्र में 2 नंबर वाले प्रश्न, 3 नंबर वाले प्रश्न, 5 नंबर वाले प्रश्न आएंगे। यदि आप सिर्फ कहानी को सुन के जा रहे हैं और उसको अपने मन से जो समझे वो लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको हिंदी के जितने भी पाठ है, चाहे कविता हो या कहानी, उससे संबंधित प्रत्येक पाठ के लिए आपका जो एसएक्यू हो रहा है, लाइनिंग क्वेश्चन हो रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन हो रहा है, सारा मैं प्रोवाइड करूँगा। मैं अभी आज ही जो है मैं कल आप लोगों के लिए सखी हुए मुझसे कहकर जाते उस पर मैंने 2 वीडियो बना दिया हूँ। एक वीडियो में मैंने समझाया हूँ कविता को और दूसरे वीडियो में मैंने उसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दे दिया हूँ। यदि आप वो नहीं वीडियो देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 11 WB क्लास 11 हिंदी सेमेस्टर 2। वहाँ से आपको दोनों वीडियो मिल जाएगा। और ये जो मैं वीडियो हिंदी का लेकर आया हूँ भाग्य रेखा, इसके ऊपर भी 2 वीडियो मैं बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं भाग्य रेखा को लाइन बाय लाइन समझा दूंगा और एक वीडियो में इससे संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें ऐसे क्यों होगा, लाइनिंग क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, सब आपको समझा दूंगा। तो यदि और साथ ही साथ और ज़रूरी बात, यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी मेरे को कम से कम 10 डेज का टाइम दीजिए, तभी मैं आपको PDF बना कर दे पाऊँगा, क्योंकि अभी काम चल रहा है। हिंदी के कुछ चैप्टरों पे अभी काम हुआ है पाठ के ऊपर और कुछ अभी बाकी है, तो 10 दिन के अंदर मैं उसको पूरा कर दूंगा, तभी जाकर मैं आपको PDF प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो चलिए आज हम लोग भाग्य रेखा को लाइन बाय लाइन जो है समझ लेते हैं कि इस कहानी में क्या बोला गया है। भीष्म साहनी जिसके लेखक है, सबसे पहले थोड़ा लेखक परिचय को देख लीजिए। तो लेखक परिचय, आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 में रावलपिंडी यानी वर्तमान जो पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री हरवंश लाल साहनी एवं माता का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी था। बता दें कि मशहूर अभिनेता रहे बलराज साहनी उनके बड़े भाई थे। बड़े भाई के साथ अभिनेता और निर्देशक के रूप में उन्होंने काम किया था। इनकी तमस रचना पर गोविंद निहलानी ने टेली फिल्म भी बनाई जो काफ़ी चर्चित रही। मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे भीष्म साहनी का आरंभिक बचपन रावलपिंडी में ही बीता। इसके पश्चात सन 1958 में पंजाब विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि हासिल की। भीष्म साहनी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हिंदी व संस्कृत में हुई। उन्होंने स्कूल में उर्दू व अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1937 में
गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। भीष्म साहनी ने 1965 से 1967 तक नई कहानियाँ का संपादन किया। साथ ही वे प्रगतिशील लेखक संघ तथा एफ्रो एशियाई लेखक संघ से संबंध रहे। उनकी पत्रिका लोटस से भी ये जुड़े रहे। ये सहमत नामक नाट्य संस्थान और अध्यक्ष थे, जो अंतर सांस्कृतिक संगठन को बढ़ावा देने वाला संगठन है, जिसकी स्थापना थिएटर कलाकार सफदर हाशमी की याद में की गई। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, देख सकते हैं इनकी रचनाएं जो है, झरोखे, तमस, बसंती, मायादास की माडी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, मेरी प्रिय कहानियाँ, भाग्य रेखा जो आप इस बार पढ़ने वाले हैं, बांगचू, निशाचर, हनुस, माधवी, कबीरा, खड़ा बाजार में, मुआवजे, बलराज, माय ब्रदर, उसके बाद गुलेल का खेल। और भीष्म साहनी की मृत्यु 11 जुलाई 2003 को दिल्ली में हुई थी। यानी इनका जो जन्म हुआ था पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन ये फिर बाद के दिनों में आकर दिल्ली में रहने लगे थे। इसको पढ़ के हमें यही पता चला है। चलिए अब इस कहानी को हम लोग देख लेते हैं, लाइन वाइज समझ लेते हैं कि इस कहानी में क्या बोला गया है। तो शुरू करते हैं भाग्य रेखा कहानी को। ध्यान दीजिएगा। कर्नाट सर्कस के बाग में, जहाँ नई दिल्ली की सब सड़कें मिलती है, जहाँ शाम को रसिक और दोपहर को बेरोजगार आ बैठते हैं, 3 आदमी खड़ी धूप से बचने के लिए छांव में बैठे बीड़ियाँ सुलगाए बातें कर रहे हैं। और उनसे जरा हटकर दाईं ओर एक आदमी खाकी से कपड़े पहने अपने जूतों का सिरहाना बनाए घास पर लेटा हुआ है, मुतवातर खांस रहा है, यानी लगातार खांस रहा है। पहली बार जब वह खांसा तो मुझे बुरा लगा। 40-45 वर्ष का कुरूप सा आदमी, सफ़ेद छोटे छोटे बाल, काला झाइयों भरा चेहरा, लंबे लंबे दांत और कंधे आगे को झुके हुए खांसता जाता और पास ही घास पर थूकता जाता। मुझसे रहा न गया, यानी लेखक से रहा नहीं गया, भीष्म साहनी से रहा नहीं गया और उन्होंने उससे कुछ बोल ही दिया। मैंने कहा, सुना है विलायत में सरकार ने जगह जगह पिकदान यानी थूकने का एक बोल सकते हैं सामान लगा रखे हैं, ताकि लोगों को घास पौधों पर न थूकना पड़े। उसने मेरी ओर निगाह उठाई, पल भर घूरा, फिर बोला, तो साहब वहाँ लोग को ऐसी खांसी भी न आती होगी। फिर खांसा और मुस्कुराता हुआ बोला, बड़ी नामुराद बीमारी है। मैंने इस जो यह व्यक्ति है जो लगातार खांस रहा है, मैं आपको बता दूं, उसको ना दमा का बीमारी हो जाता है, जिसमें इंसान हमेशा खांसते रहता है। इसमें आदमी घूलता रहता है, मरता नहीं। मैंने सुनी अनसुनी करके जेब से अखबार निकाला और देखने लगा, पर कुछ देर बाद कनकियों से देखा तो वह मुझ पर टकटकी बांधे मुस्कुरा रहा था। मैंने अखबार छोड़ दिया। क्या धंधा करते हो? जब धंधा करते थे तो मैंने लेखक ने पूछा कि क्या धंधा करते हो, यानी क्या काम करते हो। अब उसने जवाब दिया, जब धंधा करते थे तो खांसी भी यूं तंग न किया करती थी। क्या करते थे? फिर लेखक ने पूछा कि क्या करते थे। उस आदमी ने अपने दोनों हाथों की हथेलियां मेरे सामने खोल दी। मैंने देखा उसके दाएं हाथ के बीच की 3 अंगुलियां कटी थी। वह बोला, मशीन से कट गई। अब मैं नई अंगुलियां कहाँ से लाऊं? जहाँ जाओ मालिक पूरा 10 अंगुलियां मांगता है। यानी उसकी 3 अंगुली कट गई थी काम करते हुए। जो व्यक्ति खांस रहा था, ध्यान दीजिएगा, कहकर हंसने लगा। पहले कहा काम करते थे, कहाँ काम करते थे, यानी लेखक ने पूछा। तो कालका वर्कशॉप में, उसने जवाब दिया है। हम दोनों फिर चुप हो गए। उसकी राम कहानी सुनने को मेरा जी नहीं चाहता था।
बहुत सी राम कहानियाँ सुन चुका था। थोड़ी देर तक वह मेरी तरफ देखता रहा, फिर छाती पर हाथ रखे लेट गया। मैं भी लेटकर अखबार देखने लगा, मगर थका हुआ था, इसीलिए मैं जल्दी ही सो गया। जब मेरी नींद टूटी तो मेरे नज़दीक धीमा धीमा वार्तालाप चल रहा था। मैंने जब लेखक भी लेट गया है, नींद भी आ गई है, तो जब वो उठा है तो मैंने जब वो सो रहा था, जब उसकी नींद टूटी है, तो धीमे धीमे आवाज़ में कोई बात कर रहा था। यहाँ पर भी तिकोन बनती है, जहाँ आयु की रेखा और दिल की रेखा मिलती है। देखा, तुम्हें कहीं से धन मिलने वाला है। तो ये सुन रहा था, धीमी आवाज़ सुनाई दे रही थी, किसी को कोई हाथ देखकर बता रहा था, जैसे ज्योतिषी हाथ देखते हैं उसी तरह। मैंने आंखें खोली, वही दमे का रोगी घास पर बैठा, अंगुलियां कटे हाथ की हथेली एक ज्योतिषी के सामने फैलाए अपनी किस्मत पूछ रहा था। यानी वही जो व्यक्ति खांस रहा था, वही एक ज्योतिषी को अपना हाथ को दिखा रहा था। आगे देखिए, लाग लपेट वाली बात नहीं करो, जो हाथ में लिखा है वही पढ़ो। यानी ये वही व्यक्ति बोला है जिसका 3 अंगुलियां कटी हुई थी, ज्योतिषी से बोला है। इधर अंगूठे के नीचे की तिकोन बनती है, तेरा माथा बहुत साफ है, धन जरूर मिलेगा। ये ज्योतिषी ने जवाब दिया है। कब? अब उसने प्रश्न किया है कि कब, तो जल्दी ही। ज्योतिषी ने बोला जल्दी ही। देखते ही देखते उसने ज्योतिषी के गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। वाह, मार दिया ज्योतिषी को। ज्योतिषी बिलबिला गया, माने वो क्या हो गया, बहुत माने उसका मन दुखी हो गया। कब धन मिलेगा? धन मिलेगा, 3 साल से भाई के टुकड़े पर पड़ा हूँ, कहता है धन मिलेगा, और बोलता है कि कहाँ धन मिलेगा, मैं तो 3 साल से अपने भाई के घर ही खाना खा रहा हूँ। ज्योतिषी अपना पोथी पत्रा उठाकर जाने लगा, मगर यजमान ने कलाई खींचकर बिठा लिया। यानी उसी व्यक्ति ने, जो खांस रहा था, 3 कटे हुए अंगुलियों वाले व्यक्ति ने उसको खींच के बैठा लिया। मीठी मीठी बातें तो बता दी, अब जो लिखा है वह बता, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ज्योतिषी कोई 20-22 वर्ष का युवक था, ठीक है। काला चेहरा, सफ़ेद कुर्ता और पजामा जो जगह जगह से सिया हुआ था, बातचीत के ढंग से बंगाली जान पड़ता था, यानी बंगाली था, ऐसे लेखक का अनुमान है। पहले तो घबराया, फिर हथेली पर यजमान का हाथ लेकर रेखाओं की मुख भाषा पढ़ता रहा, ठीक है। फिर धीरे से बोला, तेरे भाग्य रेखा नहीं है। यजमान सुनकर हंस पड़ा, ऐसा कहना साले, छिपाता क्यों है? भाग्य रेखा कहाँ से होती है? इधर यहाँ से उस अंगुली तक जाती है। भाग्य रेखा नहीं है तो धन कहाँ से मिलेगा? धन जरूर मिलेगा, तेरी नहीं तो तेरी घरवाली की रेखा अच्छी होगी, ये ज्योतिषी ने बोला है। उसका भाग्य तुझे मिलेगा, ऐसा भी होता है, ठीक है, ये ज्योतिषी ने जवाब दिया। फिर उसने प्रश्न किया, ठीक है, उसी के भाग्य पर तो अब तक जी रहा हूँ, वही तो 4 बच्चे छोड़कर अपनी राह चल गई है, ये उस आदमी ने बोला है, ठीक है। ज्योतिषी चुप हो गया। दोनों एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे। फिर यजमान ने अपना हाथ खींच लिया और ज्योतिषी को बोला, तू अपना हाथ दिखा। ज्योतिषी सकुचाया, माने घबरा गया, मगर उसने उससे छुटकारा पाने का कोई साधन न देखकर अपनी हथेली उसके सामने खोल दी। यह तेरी भाग्य रेखा है। हाँ, ये तेरा भाग्य तो बहुत अच्छा है, कितने बंगले हैं तेरे, ठीक है। अब ये जो आदमी है ज्योतिषी का हाथ देखकर ही बोल रहा है। ज्योतिषी ने अपनी हथेली बंद कर ली और फिर पोथी पत्रा सहेजने लगा, माने पोथी पत्रा उठाने लगा अपना। दमे के रोगी ने पूछा, बैठ जा इधर, कब से यह धंधा करने लगा है? प्रश्न किया है ज्योतिषी से। ज्योतिषी चुप रहा। दमे के रोगी ने पूछा, कहाँ से आया है? तो ज्योतिषी ने जवाब दिया है, पूर्वी बंगाल से। शरणार्थी है ज्योतिषी के, यह आदमी का प्रश्न है। तो ज्योतिषी का जवाब है, हाँ, पहले भी यही धंधा। या ज्योतिषी ने फिर चुप। तनाव कुछ ढीला पड़ने लगा,
माने ज्योतिषी की जो परेशानी थी वो थोड़ी कम हुई, घबराहट थोड़ा कम हुई। यजमान धीरे से बोला, हमसे क्या मिलेगा, जा किसी मोटर वाले का हाथ देख। ये आदमी ने उसको सलाह दिया। ज्योतिषी ने सिर हिलाया, वह कहाँ दिखाते हैं, जो 2 पैसे मिलते हैं तुम्ही जैसों से। ये ज्योतिषी का जवाब रहा। सूर्य सामने पेड़ के पीछे ढल गया था। इतने में 5-7 चपरासी सामने से आए और पेड़ के नीचे बैठ गए। जा उनका हाथ देख, उनकी जेबें खाली न होगी, ये आदमी ने ज्योतिषी से कहा है। मगर ज्योतिषी सहमा सा बैठा रहा, मने सहमा मने डर से बैठा रहा। एकाएक बाघ की आबादी बढ़ने लगी। नीले कुर्ते पैजामे पहने लोगों की कई टोलियां एक एक करके आई और पास के फुटपाथ मैंने होता है वह रास्ता जहाँ पे पैदल चला जाता है, जहाँ पे गाड़ी उड़ी चलने का इजाज़त नहीं होता है, पर बैठने लगी। फिर एक नीली सी लॉरी झपटती हुई आई और बाघ के ऐन सामने रुक गई। माने एक गाड़ी आई है लॉरी, उसमें से 15-20 लठधारी पुलिस वाले उतरे और सड़क के पार एक कतार में खड़े हो गए। बाघ की हवा में तनाव आने लगा, माने टेंशन का माहौल आने लगा। राहगीर पुलिस को देखकर रुकने लगे। राहगीर माने जो चलते फिरते हैं रास्ते पर लोग। पेड़ों के तले भी कुछ मजदूर आ जुटे। लोग किस लिए जमा हो रहे हैं? ज्योतिषी ने यजमान से पूछा। तुम नहीं जानते, आज मई दिवस है, मजदूरों का दिन है। यानी मई दिवस, 1 मई को मई दिवस मनाया जाता है हमारे भारत में। फिर यजमान गंभीर हो गया। आज के दिन मजदूरों पर गोली चली थी, ठीक है। मजदूरों की तादाद बढ़ती ही गई और मजदूरों के साथ खोमचे वाले, मलाई, बर्फ, मूंगफली, चाट चबेने वाले भी आन पहुँचे और घूम घूम कर सौदा बेचने लगे। इतने में शहर की ओर से शोर सुनाई दिया। बाग से लोग दौड़ दौड़ कर फुटपाथ पर जा खड़े हुए। सड़क के पार सिपाही लाठियां संभाले तनकर खड़े हो गए। जुलूस आ रहा था, नारे गूंज रहे थे, हवा में तनाव बढ़ रहा था। फुटपाथ पर खड़े लोग भी नारे लगाने लगे। पुलिस की एक और लॉरी आ लगी और लठधारी सिपाही कूद कूद कर उतरे। आज लाठी चलेगी, यजमान ने कहा, पर किसी ने कोई उत्तर न दिया। सड़क के दोनों ओर भीड़ जमा हो गई। सवारियों का आना जाना रुक गया। शहर वाली सड़क पर से एक जुलूस बाग की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। फुटपाथ वाले भी उसमें जाकर मिलने लगे। इतने में 2 और जुलूस अलग अलग दिशा में बाग की तरफ आने लगी। भीड़ जोश में आने लगी। मजदूर बाग के सामने 8-8 की लाइन बनाकर खड़े होने लगे। नारे आसमान तक गूंजने लगे और लोगों की तादाद हजारों तक जा लगी। सारे शहर की धड़कन मानो इसी भीड़ में पूंजीभूत हो गई हो। माने पूरे शहर के लोग ऐसे लग रहा है कि इसी भीड़ में आके शामिल हो गया है। कई जुलूस मिलकर एक हो गए। मजदूरों ने झंडे उठाए और आगे बढ़ने लगे। पुलिस वालों ने लाठियां उठा ली और साथ साथ जाने लगे। फिर वह भीमाकार जुलूस, माने जो बहुत विशाल जुलूस हो गया था, उसी को भीमाकार जुलूस कहा गया है, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कनाट सर्कस के मालदार धूली पुती दीवारों के सामने वह अनोखा लग रहा था, जैसे नीले आकाश में शहमा अंधियारे बादल करवटें लेने लगे। धीरे धीरे चलता हुआ जुलूस उस ओर घूम गया जिस तरफ से पुलिस की लरियां आई थी। ज्योतिषी अपनी उत्सुकता में बेंच के ऊपर आ खड़ा हुआ था। दमे का रोगी अब भी अपनी जगह पर बैठा एकटक जुलूस को देख रहा था। दूर होकर नारों की गूंज मंदतर पड़ने लगी, माने धीमी आवाज होने लगी नारों, क्योंकि अब दूर चला गया था पार्क से वह जुलूस। दर्शकों की भीड़ बिखर गई। जो लोग जुलूस के संग नहीं गए वे अपने घरों की ओर
रवाना हुए। बाग में धीरे धीरे दोपहर जैसा ही निस्तब्धता, इसका मतलब होता है कि शांति माहौल छाने लगी। इतने में एक आदमी जो बाग के आर पार तेजी से भागता हुआ जुलूस की ओर आ रहा था, सामने से गुजरा। दुबला सा आदमी, मैली गंजी और जंगिया पहने हुए। यजमान ने उसे रोक लिया। क्यों दोस्त, जरा इधर तो आओ। क्या है? वो व्यक्ति ने प्रश्न किया है, क्या है? यह जुलूस कहाँ जाएगा? पता नहीं, सुनते हैं अजमेरी गेट दिल्ली दरवाज़ा होता हुआ लाल किले जाएगा, वहाँ जलसा होगा। वहाँ तक पहुँचेगा भी यह लठधारी जो साथ जा रहे हैं। जो रास्ते में गड़बड़ हो गई तो? अरे गड़बड़ तो होती ही रहती है, तो जुलूस रुकेगा थोड़ी ही। कहता हुआ वह आगे बढ़ गया। वह व्यक्ति दमे का रोगी जुलूस के ओझल हो जाने तक टकटकी बांधे उसे देखता रहा। फिर ज्योतिषी के कंधे को थपथपाता हुआ उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने लगा। ज्योतिषी फिर कुछ सकुचाया, घबराया। यजमान बोला, देखा साले, यानी उस आदमी ने, दमे के आदमी ने, जो पहले ही आपको लेखक ने बताया है कि बैठकर खांस रहा था, उसने उसको बोला है ज्योतिषी को, देखा साले? हाँ देखा। अब भी यजमान की आंखें जुलूस की दिशा में अटकी हुई थी। फिर मुस्कुराते हुए अपनी अंगुलियां कटी हथेली ज्योतिषी के सामने खोल दी। फिर देख हथेली, साले तू कैसे कहता है कि भाग्य रेखा कमजोर है? और फिर बाएं हाथ से छाती को थामे जोर जोर से खांसने लगा। और यहीं पे जो आपका पाठ है समाप्त हो जाता है। और मैं आपको इस पाठ का सारांश भी बता रहा हूँ कि इस पाठ को सारांश क्या है। चलिए इस पाठ का सारांश आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो क्या है सारांश इस पाठ का, भाग्य रेखा कहानी पाठ का सारांश? तो देखिए, भाग्य रेखा कहानी एक गरीब और दमे के रोगी वनमान की जिंदगी के, वनमान माने उसका नाम है, उस दमे के रोगी का जिंदगी के संघर्षों और भाग्य पर आधारित है। वनमान की 3 अंगुलियां एक मशीन में कट चुकी है, जिससे वह बेरोजगार है और 3 साल से अपने भाई पर निर्भर है। उसकी पत्नी उसे छोड़ चुकी है और 4 बच्चों का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। वह ज्योतिषी से अपने भविष्य के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ज्योतिषी की बातों पर विश्वास नहीं होता। वह जीवन से निराश और हताश है, लेकिन मजदूर दिवस के जुलूस को देखकर उसे अपने जैसे अन्य संघर्षरत लोगों का एहसास होता है। अंत में वह जीवन में संघर्ष और उम्मीद की भावना को महसूस करता है, लेकिन भाग्य पर उसका विश्वास कमज़ोर बना रहता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। पूरे मैंने इस पाठ का भाग्य रेखा कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको बता दिया, इसका सारांश बता दिया। और अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर को करा दूंगा। यदि अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करिए। कमेंट करके बताइए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।